चलो, let's start this paper. This is May June 2025 पेपर 4-2. ये थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्टी का पेपर है, but it's fine. Using the numbers only, state the percentage of nitrogen in clean dry air. Percentage of nitrogen होती है 78%. ठीक है, ये परसेंटेज मैं लिखवाई हुई है आप लोग को, वहीं से कॉपी पेस्ट करनी है. ठीक है, एनवायरमेंट वाला जो चैप्टर है वो लिटरली रट्टा मारना है. ठीक है, नेक्स्ट, टिपिकल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन डिग्री सेल्सियस. कॉन्टैक्ट प्रोसेस का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, किसी को याद है? नहीं याद है किसी को? 450 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर. प्लीज चीजें रट्टा मारना शुरू कर दें, टाइम बिल्कुल नहीं है. यू हैव लेस देन अ मंथ. नंबर ऑफ मेटल्स इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. पीरियड 3 देखते हैं क्या है. सो दिस इज आवर पीरियोडिक टेबल. ये पहला पीरियड होता है. रिमेंबर, ग्रुप सीधे होते हैं और पीरियड हॉरिजॉन्टल. ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है. इसमें नंबर ऑफ मेटल कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है. 3 मेटल है. ठीक है, सो देयर आर 3 मेटल्स in period 3. Number of halogens which are gases at room temperature. अच्छा, number of halogens which are gases. अब ये halogens हैं. ठीक है, इसमें हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन is a gas, क्लोरीन is a gas, ब्रोमीन is a liquid. ठीक है, इसके नीचे लिक्विड है और फिर ये सॉलिड होते जाते हैं. ठीक है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, आयोडीन इज अ सॉलिड. ठीक है, एंड दीज आर आल्सो सॉलिड्स. तो ऊपर जो है वो गैसेस हैं. तो ओनली फ्लोरीन एंड ओनली क्लोरीन इज गैसेस. ठीक है, तो 2 halogens are gases. फिर टिपिकल टेम्परेचर फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ एक्वस ग्लूकोज. फर्मेंटेशन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, राइट? तो आप रूम टेम्परेचर इज बेसिकली 28 to 30. ठीक है, उन्होंने रेंज लिखी हुई है 25 to 35, आप 28 लिख दो. ठीक है, फिर नंबर ऑफ अनब्रांच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H8 व्हिच डीकलराइज एक्वस ब्रोमीन. C4H8 क्या होता है, पहले तो ये देखें. दिस इज C4H8, यानी कि ये है ब्यूटीन, राइट? पहले ब्यूटीन को ड्रॉ करते हैं. इस कार्बन के पास 2 more bonds, इसके पास 1 more, 2 more and 3 more. 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8. ठीक है, अब इसमें बोले नंबर ऑफ अनब्रांच्ड आइसोमर्स. अनब्रांच्ड आइसोमर्स मतलब आपको पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज करनी है, राइट? अब ये कौन सा है? ये है ब्यूट 1E, क्योंकि कार्बन 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 1 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 और 2 के, राइट? अगर मैं ब्यूट 2E बनाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज ब्यूट 1 इन. अगर मुझे ब्यूट 2 इन बनाना है तो व्हाट विल आई डू इज कि मैं कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दूंगा, राइट? तो ये ऐसा हो जाएगा और इसमें एक कम हो जाएगा एंड दैट इज इट, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, C4H8 ये हो गया. ठीक है, दिस इज ब्यूट 2 इन. क्या ब्यूट 3 इन हो सकता है? नहीं. नहीं हो सकता. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, तो अगर मैं इस साइड से लेबल करूं, राइट साइड से, तो मैं इसको 1 2 3 4 करूंगा, तो ये नंबरिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगी. क्यों? बिकॉज द कार्बन दैट हैज द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर. तो इस साइड से फिर नंबरिंग, तो दिस इज एक्चुअली ब्यूट 1E. ठीक है, सो ब्यूट 3 इज नॉट पॉसिबल. और ब्रांचिंग आप कर सकते हो, उन्होंने बोला अनब्रांच. ठीक है, तो अनब्रांच कौन से हैं? सिर्फ 2 ही है, तो 2. फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है, एथ मींस 2 कार्बन्स एंड एनॉल मतलब अल्कोहल है, राइट? सो 2 कार्बन की अल्कोहल, तो 2 कार्बन, एक में OH होगा और दिस इज योर एथेनॉल. उन्होंने बोला नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो हम इसको पूरा बनाते हैं, OH को पूरा डिस्प्ले करते हैं. अब काउंट कर लो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो 8. OH वाला भी आपको काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपिल ब्यूटानोएट. आइए देखते हैं. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोल रहे हैं ना, तो ये एस्टर है. ठीक है, और प्रोपिल ब्यूटानोएट मींस के प्रोपेनॉल से बना हुआ है. जो अल्कोहल पार्ट है उसमें प्रोप मींस 3 कार्बन, राइट? ब्यूटानोएट मतलब ब्यूटानोइक एसिड से बना हुआ है, और ब्यूट मतलब कितने कार्बन? 4. ठीक है,
तो आंसर इसका 7 हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ कार्बन मिले। फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता, आप पूरा बना के देख लो, ठीक है। लेट मी ड्रॉ प्रोपल ब्यूटानोएट, सही है, प्रोपल ब्यूटानोएट। अब प्रोपल ब्यूटानोएट ये एस्टर है, एस्टर बनाने के लिए सबसे पहली चीज आपको एस्टर लिंकेज बनानी पड़ेगी, ठीक है। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ द एस्टर, ऑलवेज ड्रॉ द एस्टर लिंकेज फर्स्ट, ठीक है। ये एस्टर लिंकेज है। अब जो कार्बोनाइल वाला कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के साथ जो भी पार्ट होगा इट वुड बी द एसिड पार्ट। जो ऑक्सीजन के साथ जो भी पार्ट होगा दैट वुड बी द अल्कोहल पार्ट। इसमें अल्कोहल में कितने कार्बन होंगे, मतलब यहाँ पे मैं कितने कार्बन लगाऊं? 3। 3 कार्बन। व्हाई? बिकॉज प्रोपिल, पहला अल्कोहल वाला पार्ट होता है हमेशा। प्रोपिल मींस, प्रोप मींस 3 कार्बन, राइट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 3 कार्बन, ठीक है, एंड आई विल बैलेंस इट विद हाइड्रोजन्स। और ब्यूटानोएट यानी कि 4 कार्बन का एसिड, ब्यूटानोएट मींस ब्यूटानोइक एसिड से बना हुआ है, 4 कार्बन एसिड से। तो एसिड वाला पार्ट हम लगाते हैं कार्बोनाइल कार्बन के साथ, इसमें एक तो लगा हुआ है, 3 और लगाने, एंड देन यू जस्ट बैलेंस द स्ट्रक्चर। क्या? ये आपका हो गया कंप्लीट। तो अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पर आप इससे भी पता लगा सकते थे, ज्यादा आसान है, तो बस 7, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई मसला तो नहीं किसी को? नहीं। तो 8 मार्क्स में से, चलो ये एक तो कॉन्सेप्चुअल था, इसमें चलो 2 3 कॉन्सेप्चुअल थे, बट फिर भी 4 to 5 मार्क्स प्योर रट्टा टेस्ट हुआ है आपका इसमें, ठीक है। तो प्लीज चीजें रट्टा मारना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो अदर वे आउट इन इन चीजों के लिए, ठीक है। तो जो चीजें याद करने की है उनको मेमोराइज करना शुरू कर लें। नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अच्छा, इसमें ना बच्चे अक्सर एक चीज मिस्टेक की, मैंने काफी देखे थे इसकी स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो उसमें बच्चों ने क्या लिखा कि अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अरे इट्स नॉट लाइक दैट। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये नहीं है कि इट्स अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। सो आप क्या लिखोगे? इट कोवेलेंट इज बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो आप, इसका मतलब होता है कि इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब कि द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड जो न्यूक्लियस और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में अट्रैक्शन होती है ना, दिस इज द ओ, इलेक्ट्रो, ठीक है। बट अगर अगर आप इसमें ना भी लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, आयोनिक में कंपलसरी होता है, कोवेलेंट में कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको ये बात इसमें जरूरी लिखनी होगी कि इट इज एन अट्रैक्शन, तो हम तो पूरा ही लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आप लोगों ने यही याद करनी है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड shared pair of electrons, shared pair of electrons of two atoms, ठीक है। chlorine 1 oxide Cl2O is a simple molecule with covalent bonds. State what is meant by 1 in the name chlorine 1 oxide. जो 1 लिखा हुआ है इट इज एक्चुअली द चार्ज, द ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो आप लिखोगे कि इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। चार्ज नहीं लिखना, चार्ज से बेहतर वर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब सेम है दोनों का, बट यू राइट ऑक्सीडेशन नंबर। इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन विच इज +1, ठीक है। ये दोनों लिखना जरूरी है, 2 मार्क का सवाल है। तो पहली बात ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और क्या है इसका? क्लोरीन 1 ऑक्साइड का +1, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन 1 ऑक्साइड। अब हमें पता है कि क्लोरीन के पास होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और उसमें से एक वो शेयर करता है। तो पहले तो हम आउटर शेल के बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, एक शेयर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी ये होगा 1 2
3 4 5 6 एंड 7। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन? 2। 2 बॉन्ड्स बनाता है, राइट। और ऑक्सीजन के लोन पेयर में कितने होंगे? पीरियोडिक टेबल पे चेक करो, ऑक्सीजन के आउटर शेल में टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 2 वो शेयर करता है और बाकी बचेंगे कितने? 4, राइट। सो ऑक्सीजन के मैं क्रॉस बना देता हूँ, ये एक शेयर हो गया, ये दूसरा शेयर हो गया, और बाकी कितने होंगे? 4। सो 1 2 3 4, सही है। तो अब ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए और क्लोरीन के भी कंप्लीट हो गए, बिल्कुल फ्री के 3 मार्क्स, ठीक है। ऑल गुड। या आगे आ जाओ। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई Cl2O boils at a lower temperature and does not thermally decompose into its constituent elements Cl2 and oxygen। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इज आइदर जायंट और सिंपल। बॉन्डिंग कितने तरह की होती है? 3, आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक। उन्हें बोला कि एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग व्हाई Cl2O बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर एंड डज नॉट थर्मली डीकंपोज। मतलब अगर आपने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो हल्का हल्का रखा, लोअर टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो वो बॉयल हो जाता है, डीकंपोज नहीं होता। ऐसा क्यों है? because they have weak intermolecular forces but strong covalent bonds. स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स? इसमें नहीं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। देखो सिंपल Cl2 स्ट्रक्चर है, Cl2O इज अ सिंपल स्ट्रक्चर। अभी आप ऊपर बना के लाए हो। बट उनके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, मुझे बस इतना पता है, नहीं बॉन्ड्स नहीं, नहीं ब्रेक, नो 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 नो। देखो राइट। मैं बताता हूँ, सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आसान एग्जाम्पल देता हूँ, HCl, ठीक है। HCl लुक्स लाइक दिस, हाइड्रोजन बॉन्डेड विद क्लोरीन, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद क्लोरीन, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, ठीक है। अच्छा, ये एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है और एक एटम ऑफ क्लोरीन है। मॉलिक्यूल और एटम में फर्क समझो पहले, सबसे पहले। एक मॉलिक्यूल ऑफ HCl, एक एटम और एक ठीक है। हर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब ये सिंपल कोवेलेंट है, इसका बॉन्ड भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैसे ही वीक होती, ठीक है। जब आप बॉइलिंग करते हो, जब आप बॉयल करते हो या मेल्ट करते हो या कोई भी फिजिकल चेंज करते हो, तो यू आर नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड, यू आर ब्रेकिंग द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। भाई HCl अगर सॉलिड है, उसको आप लिक्विड कर रहे हो, तो क्या HCl अलग हो जाता है? हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है? नहीं, नहीं ना। हाइड्रोजन क्लोराइड तो वही रहता है ना। बॉन्ड नहीं टूटता हाइड्रोजन क्लोरीन का, सिर्फ उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटते हैं। हाउएवर इफ आई ब्रेक द बॉन्ड, अगर मैं HCl को इतनी एनर्जी दूं, इतना टेम्परेचर हाई करूं कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो टूट जाए, लेकिन साथ में हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड ही टूट जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए, बन जाए, और क्लोरीन अलग बन जाए, दिस इज अ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज? बिकॉज अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, अब वो एज ए सिंगल एटम रह जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जब आपको ये समझ आया कि इससे जब भी आप कोई फिजिकल चेंज करते हो, यू आर नॉट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, यू आर ब्रेकिंग द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। However, if you want to do a chemical change, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, कोई रिएक्शन करना है, तो आप क्या करते हो? आप उनके बॉन्ड्स को तोड़ते हो, सही है। ये तो है सिंपल कोवेलेंट के चक्कर में। अगर जायंट कोई कंपाउंड है, ठीक है, फॉर सपोज SiO2, ठीक है। अब SiO2 में या डायमंड में टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है, हमने पढ़ा है कि एक एटम 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड होता है, फिर ये एक एटम इज बॉन्डेड टू अदर 4 एटम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो इसके अंदर तो आप तोड़ते ही बॉन्ड हो, पहली बात तो ये होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। जायंट कोवेलेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है जायंट कोवेलेंट में जो हमने पढ़ी थी ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और इट्स एग्जिस्ट एज अ लेयर, ये लेयर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है।
एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्रेफाइट, एक लेयर ऑफ ग्रेफाइट बेसिकली, और दूसरी लेयर ऑफ ग्रेफाइट, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं और इनके बॉन्ड्स भी स्ट्रांग है। अब अगर आपको ग्रेफाइट को या तो बॉईल करना है या तो टूटता तो वैसे ही नहीं है, केमिकली तो बहुत अनरिएक्टिव होता है, बट अगर कुछ भी करना है तो भी आप इसके ये नहीं तोड़ोगे। इसके वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने से बेसिकली होगा ये कि उनकी लेयर्स में डिस्टर्बेंस आ जाती है, स्टेट चेंज नहीं होता। तो ग्रेफाइट को भी, कोई भी जायंट स्ट्रक्चर आपको तोड़ना है, अगर आपको या तो बॉईल करना है या हीट करना है या फिर केमिकली तोड़ना है, तो आप तोड़ोगे हमेशा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने नोट्स में इसीलिए एंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा भी था इसके एंड में, एक चार्ट सा बनाया हुआ है, प्लीज इसको अच्छे से रट्टा मार के जाना। स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल एंड जायंट। बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक, कोवेलेंट या मेटेलिक। जब भी आप कोई चीज को फिजिकल चेंज कर रहे हो, किसी चीज का बॉइलिंग कर रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो, तो आपको हर चीज में पता होना चाहिए कि अगर तो सिंपल कोवेलेंट है उसमें हम क्या तोड़ेंगे, जायंट कोवेलेंट है उसमें क्या तोड़ेंगे, जायंट आयोनिक है या जायंट मेटेलिक तो उसमें हम क्या ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, मुश्किल सबसे है सिंपल कोवेलेंट। मुश्किल नहीं है, दो चीजें हैं बस, आपको मिक्स नहीं करना। क्या दो चीजें हैं, कोवेलेंट बॉन्ड एक चीज है और एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। जब फिजिकल चेंज करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ोगे, जब केमिकल चेंज करोगे तो आप क्या तोड़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ग्रेफाइट में अगर आपसे पूछें या डायमंड में अगर आपसे पूछें कि व्हाई डज डायमंड या व्हाई डज ग्रेफाइट रिक्वायर हाई टेम्परेचर टू बॉयल या टू ब्रेक द बॉन्ड्स या टू मेक अ न्यू कंपाउंड, तो आप क्या लिखोगे, देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अगर आपको आयोनिक में पूछे आप क्या लिखोगे, देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस। इसमें आप आयोनिक बॉन्ड को तोड़ते हो। ठीक है, मेटालिक में आप क्या तोड़ते हो, आप forces of attraction between the positively charged ions and the sea of delocalized electron, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, द मेटालिक बॉन्ड, उसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये चारों बातें आपको पक्की याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑल गुड गाइस। नहीं तो उससे ये कैसे फर्क पड़ता है कि डिकम्पोज होगा या मेल्ट होगा? देखो, डीकम्पोज जब भी होगा तो आपके प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे ना, Cl2O2 अलग हो जाएगा, मतलब आपने केमिकल चेंज किया। मतलब जब डीकम्पोजिशन होती है तो आप क्या तोड़ोगे, बॉन्ड ऑफ द एटम, राइट। जब आप ओ, बॉइलिंग करोगे तो आप क्या तोड़ोगे, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला कि हम लो टेम्परेचर देते हैं तो वो बॉयल हो जाता है लेकिन डीकम्पोज नहीं होता, क्यों। तो पहले तो आप उनको ये एक्सप्लेन करोगे कि देखो, जब आप बॉइलिंग करते हो तो यू आर ब्रेकिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जब आप डीकम्पोज करोगे या जब आप केमिकल चेंज करोगे केमिकल। तो आप क्या तोड़ोगे, कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ोगे, राइट। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं कि Cl2O boils at low temperature because when we boil, the weak intermolecular forces, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस होती है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स होता है, सही है, इसीलिए हम इसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर broken down, however, during decomposition, the covalent bond between the chlorine and oxygen atom, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन है, chlorine and oxygen atom is broken down since there is weak attraction
between the molecules Cl2O boils at low temperature instead of decomposing. ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, एच फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल लेते हैं, HCl और एक ये HCl है, ठीक है। अब या तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ये है और इसके अंदर दूसरे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, राइट। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो रिलेटिवली काफी स्ट्रांग होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप इसकी अल्टरनेटिंग वर्डिंग में लिख सकते हो कि द कोवेलेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसीलिए लो टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूट जाती हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, थोड़ा सा इसका डिफिकल्टी लेवल हाई था, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। Yeah. सही है, नेक्स्ट। गिव टू रीजंस व्हाई लिक्विड Cl2O इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब देखो Cl2O क्या है, इट इज अ सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, राइट। सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता? जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात है आपको दो चीजें दिमाग में आना चाहिए, सिर्फ दो चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कॉज करती हैं। क्या होती है? पहली चीज फ्री आयंस, अगर किसी कंपाउंड में फ्री आयंस होंगे तो इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या तो अगर किसी कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। सो Cl2O since it is a simple covalent structure, it does not have free ions and it does not have free electrons, ठीक है। तो दो रीजन क्या होंगी कि it does not have free ions and it does not have mobile या delocalized electrons। Yeah. सही है, Right. नेक्स्ट। कार्बन एंड सिलिकॉन फोरऑक्साइड बोथ एग्जिस्ट एज जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। हमें पता है कार्बन के दो फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, एंड सिलिकॉन फोरऑक्साइड इज आल्सो अ जायंट स्ट्रक्चर। नेम अ जायंट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के दो हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा कंडक्ट करता है? Graphite. ग्रेफाइट, ठीक है। सो दिस इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट, identify the particles responsible for the conduction of electricity in this covalent structure of carbon। यानी ग्रेफाइट में कौन से पार्टिकल्स जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, या आयंस होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में क्या करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ग्रेफाइट में आयंस तो होते नहीं है। देखो या तो आयन से कंडक्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन से होगी, तो ग्रेफाइट में आयंस तो आने से नहीं रहे, तो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस सवाल का बता दो जवाब। सिलिकॉन फोरऑक्साइड कंटेन्स सिलिकॉन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। Figure 2 shows the giant covalent structure of silicon dioxide. Complete the diagram by adding the symbol for each of the 9 atoms shown. क्या? क्या करें? आई थिंक बीच वाले में सिलिकॉन, सबसे ऊपर वाले में सिलिकॉन, नीचे अच्छा, यहाँ वाले पे तीनों में, सिलिकॉन, या यहाँ पे सिलिकॉन और नीचे जो सबसे लास्ट तीन थ्री है, यहाँ सिलिकॉन बाकी डाल दें, सारे बाकी सारे ऑक्सीजन। बाकी सारे ऑक्सीजन, बिल्कुल। अब सवाल ये कि ये कैसे पता लगा? ये ऐसे पता लगा कि हमें पता है कि एक सिलिकॉन बॉन्ड होता है 4 ऑक्सीजन से, ठीक है। वन सिलिकॉन इज बॉन्डेड विद 4 ऑक्सीजन। तो आपने पहले वन सिलिकॉन बनाया एंड दिस इज 4 ऑक्सीजन, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। फिर वन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन्स, तो एक ये एक ये,
फिर 1 सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। फिर 1 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन आ गया, एंड दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यूस, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, 1 ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ 2 सिलिकॉन्स, 1 सिलिकॉन इज बॉन्डेड विथ 4 ऑक्सीजन, ठीक है। सिलिकॉन ग्रुप 4 में जाहिर है 4 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ग्रुप 6 में तो इट कैन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Yeah. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। चलो, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बाय फिलिंग इन द मिसिंग वर्ड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डीकंपोजिशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड व्हेन in molten or aqueous solution by the passage of electric current, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करनी है decomposition of ionic compounds when in molten or aqueous state by the passage of electric current। क्यों molten और aqueous? क्यों सिर्फ? क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब या तो फ्री आयंस होंगे या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में वी डील विद आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब भी आयोनिक कंपाउंड्स या तो मोल्टेन और एक्वस स्टेट में होंगे, अगर हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करेंगे तो वो आयोनिक कंपाउंड डीकंपोज हो जाएगा इनटू इट्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट, electrolysis of aqueous copper 2 sulfate is carried out using the apparatus shown in figure 3.1. The electrodes are made up of platinum, so ये inert electrodes हैं। State whether the mass of the cathode increases, decreases or remain the same when the platinum electrodes are used। क्या करें इसका? Increases क्यों? because उस पे कॉपर के वो के चिपकते हैं क्या? हाँ, अब पहले तो आपको ये पता लगाना है कि आपके कैथोड पे जा क्या रहा है। उन्होंने बोला मास ऑफ कैथोड, ठीक है। कैथोड पे कौन सा आयन जाता है? कैट आयन, राइट। अब पहले तो आप ये पता लगाओ कि एक्वस कॉपर 2 सल्फेट में कौन कौन से आयन्स है, ठीक है। सो इसके अंदर एक तो कॉपर आयन होगा, एक सल्फेट आयन होगा, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। क्योंकि एक्वस है तो इसलिए H प्लस भी होगा और OH माइनस भी होगा, राइट। अब कैथोड पे कौन सा जाएगा? कॉपर जाएगा या H प्लस जाएगा? कॉपर। कॉपर जाएगा। क्यों? रूल क्या था? ऑलवेज हाइड्रोजन विल गेट डिस्चार्ज अदर देन कॉपर सिल्वर गोल्ड। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है। अब 99% ऑफ द टाइम हाइड्रोजन वर्सेस एनी अदर मेटल होगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन से नीचे हमने पढ़ा है सिर्फ 3 ही मेटल हमारे सिलेबस में है, वो है कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो अगर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अगर कॉपर सिल्वर गोल्ड आ जाए तो वो चला जाएगा, अदरवाइज हमेशा हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और कॉपर का फड्डा है, तो कौन जाएगा? कॉपर जाएगा। कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये तो हो गई कैथोड की बात। अब एनोड का तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, सो बट हम फिर भी कर लेते हैं। एनोड में कौन सा जाएगा वैसे? सल्फेट होगा या OH माइनस? OH। OH माइनस। क्यों? क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि पॉली एटॉमिक आयंस नेवर नेवर डिस्चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पे सल्फेट ना होता, फॉर सपोज क्लोराइड होता, अब आप नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन सा जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर दो एन आयंस हैं तो और उसमें से आपको डिसाइड करना है, तो व्हाट यू नीड इज यू नीड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि या तो वो एक्वस में या तो डाइल्यूट है या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यानी कि सॉल्ट के आयन ज्यादा है और पानी के आयंस कम है, तो ये जाता। अगर डाइल्यूट होता तो यानी कि OH माइनस ज्यादा है तो दिस विल गो। बट क्योंकि यहाँ पे सल्फेट है तो आपको ये नहीं पता लगाना जरूरी है कि क्या ये डाइल्यूट है या ये कॉन्सेंट्रेटेड है। सो हमने रूल पढ़ा है कि पॉली एटॉमिक आयंस विल नेवर डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा? OH आयन, ठीक है। सो दिस इज फॉर द एनोड। आपको पूछा था कैथोड का। अब कैथोड पे जब कॉपर डिस्चार्ज होएगा तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? कॉपर 2 प्लस विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर सॉलिड, राइट। तो क्योंकि कैथोड पे जो है वो कॉपर सॉलिड बनता चला जा रहा है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज एनोड, रिमेंबर पैनिक हमने पढ़ा था, पैनिक, ठीक है। सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड और नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड,
ठीक है, तो इसका मास जो होगा वो होगा इंक्रीज। अच्छा नेक्स्ट, डिस्क्राइब द चेंज इन अपीयरेंस इफ एनी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ये जो सॉल्यूशन होता है, व्हेन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, क्या इलेक्ट्रोलाइट का वो होगा कलर चेंज? एनी आइडिया? I think it would be blue to transparent, but हम्म, I'm not या sure. यू राइट। क्यों? क्योंकि देखो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो इनिशियली ब्लू कलर का होगा। क्यों भाई ब्लू कलर का क्यों होगा? बिकॉज आपके इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर टू आयंस थे, कॉपर टू आयंस का जो कॉपर टू सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है ब्लू। ये मैंने कहाँ से याद किया है? ये मैंने आयंस की लिस्ट से याद किया हुआ है। ठीक है, तो जो इनिशियली आपका कलर होगा सोल्यूशन का, दैट वुड बी ब्लू इन कलर। ठीक है, बट एज सून एज कॉपर आयंस डिस्चार्ज एंड कन्वर्ट्स टू कॉपर सॉलिड एट द कैथोड, ये इसकी आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, राइट? तो ब्लू कलर स्टार्ट्स टू फेड अवे, एंड क्योंकि वो फेड होता चला जाएगा तो दिस ब्लू कलर्स, आप ये लिख सकते हो कि इट बिकम्स पेल ब्लू, या आप ये लिख सकते हो इट टर्न्स टू फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे कि आप लिख दो ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. बाकी सब भी क्लियर है? प्लीज चैट में लिख दो, या रेज हैंड कर दो, या थम्स अप कुछ कर दो प्लीज। ठीक है शिजा, ओके गुड, आ जाओ। डिस्क्राइब व्हाट इज सीन एट द एनोड व्हेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। एनोड पे क्या हमें नजर आएगा? अब हमने ऊपर पता लगा लिया कि एनोड पे कौन सा आयन जाएगा, ओ एच माइनस आयन जाएगा, राइट? ओ एच माइनस की इक्वेशन क्या होती है? 4 OH माइनस गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2H2O एंड 1O2। ये इक्वेशन हमने याद की हुई है H2O की। ठीक है, तो एनोड पे आपका OH माइनस जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब OH माइनस जब डिस्चार्ज होता है तो क्या रिलीज हो रही है? ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन गैस के बबल्स नजर आएंगे या एफरवेसेंस नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है? आपने पूरा लिखना है कि एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस या बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। ठीक है, तो आप लिखोगे एफरवेसेंस ऑफ कलरलेस गैस। मेक श्योर आपको जब भी ऑब्जर्वेशन का पूछेंगे तो आप नाम नहीं लिखोगे या कोई आइडेंटिटी ऑफ द गैस या कंपाउंड नहीं लिखोगे। आप ये नहीं लिख सकते कि बबल्स ऑफ ऑक्सीजन आर फॉर्म। आपको क्या दिख रहे हैं बबल्स ऑक्सीजन के? नहीं, आपको तो सिर्फ बबल्स कलरलेस गैस के दिख रहे हैं, आपको थोड़ी पता वो ऑक्सीजन है। अब आपको थ्योरेटिकली पता है, बट ऑब्जर्वेशन इज व्हाट यू सी फ्रॉम योर आईज। ठीक है, आपको आंखों से नहीं दिख रहा कि ऑक्सीजन है। ठीक है, वो तो आपने कैलकुलेशन की, आपने लाइक पता लगाया तब आपको पता लगा ना। ठीक है, सो आपको ऑब्जर्वेशन जब भी पूछेंगे तो आपको आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड नहीं लिखनी है। ठीक है, प्लीज इस बात का ख्याल रखना वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द आयोनिक हॉफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे OH माइनस जाएगा, ये हमने इक्वेशन लिख दी है, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, उन्होंने स्टेट सिंबल का बोला था, नहीं बोला था, बट हाँ वैसे जरूरी नहीं है स्टेट सिंबल, तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेट मी एक मिनट चेक के इसमें मार्क्स किस चीज के मिल रहे हैं आपको। 3 मार्क का है ये। ठीक है, तो इसके अंदर पहला मार्क जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है एनी नेगेटिवली चार्ज OH लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आपको पहला मार्क मिल रहा है। H2O2 एंड O2 एज अ प्रोडक्ट, इसका मार्क मिल रहा है दूसरा। और तीसरा मार्क क्या मिल रहा है कि करेक्ट इक्वेशन बैलेंसिंग का। ठीक है, तो बैलेंसिंग के आपको तीसरा मार्क मिला, तो ये बिल्कुल फ्री के 3 मार्क्स थे। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखते कि राइट द स्टेट सिंबल एज वेल, तो ये एक्वस होता, आयन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई स्टेट सिंबल नहीं होता, वाटर इज लिक्विड, ऑक्सीजन इज गैस। ठीक है, बट चूंकि उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ, सो यू कैन स्किप दैट एज वेल। ठीक हो गया। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोलिसिस इज रिपीटेड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। अब आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज हो रहे, पहले उन्होंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए थे। जब भी प्लैटिनम या ग्रेफाइट या पैलेडियम कोई भी अनरिएक्टिव मेटल होगा तो वो आपको उसके तो इलेक्ट्रोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके इलेक्ट्रोड जो है वो रिप्लेस होगा यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, स्टेट वेदर द मास ऑफ द कैथोड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स द सेम व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब जब कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा तो क्या होगा? Decreases क्यों डिक्रीज? because they disperse. देखो उन्होंने क्या बोला, मास ऑफ द कैथोड। ठीक है,
अब एक दफा वापस मैं यहाँ पे बना देता हूँ सेल, ठीक है। सपोज ये हमारा सेल है और ये आपके कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ठीक है। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, ठीक है, एंड दीज आर डिप्ड इन योर इलेक्ट्रोलाइट। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये एनोड जो है और कैथोड जो है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो आपके कॉपर इट सेल्फ से बने हुए हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी कॉपर इट सेल्फ से इलेक्ट्रोड बने हुए होंगे तो आपका जो कैथोड होगा उस पे कैटायन डिस्चार्ज होगा, राइट। अब फॉर सपोज कोई भी कॉपर सोल्यूशन है आपका, कॉपर 2+ सोल्यूशन है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो भी आपका कॉपर से बना हुआ होगा और आपके जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो भी कॉपर से बने हुए होंगे, ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रोलाइट, अब जो लाइक आयंस फ्लो करेंगे वो कैसे फ्लो करेंगे, वो आपके एनोड से कैथोड पे फ्लो करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपर डिस्चार्ज होगा, या कोई भी और मेटल हो, जरूरी नहीं है दोनों कॉपर हो, कोई भी और मेटल हो, ठीक है, बट इट शुड बी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज होगा और कॉपर यहाँ पे वापस जो है ना वो डिपॉजिट होगा। सो अगेन कैथोड पे इक्वेशन सेम बनेगी, कैथोड कैटायन, हाँ कैथोड पे वही कैटायन डिस्चार्ज होगा ना, तो Cu2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कॉपर, ठीक है। और जितना कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा उतना यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज होगा। उन्होंने बोला था दोनों बने हुए इलेक्ट्रोड, हाँ कॉपर इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के हैं। तो जितना कॉपर आयन यहाँ से यहाँ जाएगा उतना ही एनोड से डिस्चार्ज होकर वापस सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपके जो कैथोड है वहां पे मास बढ़ रहा है क्योंकि कैथोड इज स्टिल गेटिंग, कॉपर इज स्टिल गेटिंग डिस्चार्ज, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात आप सबको समझ आती है? नो? एक दफा वापस देखो फातिमा, जितने जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं पहले वो प्लैटिनम के बने थे, अब आपके इलेक्ट्रोड्स दोनों कॉपर से बने हुए हैं, ठीक है। अब जब भी दो कॉपर के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, राइट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक साइड ऑफ द कॉपर जो है उसमें से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज हो रहे हैं और दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर जो कॉपर था, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर से बने हो, यहां पे तो उन्होंने दोनों कर दिए, ठीक है। अगर फॉर सपोज एक ऐसा सेल भी हो सकता है जिसमें आपका एक इलेक्ट्रोड हो फॉर सपोज पोटेशियम का, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड हो कॉपर का, ठीक है। अब इसमें से पोटेशियम जो है इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली, ज्यादा रिएक्टिव है, तो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, कॉपर विल गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे उन्होंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड जो थे वो कॉपर से बना दिए, राइट। अब इससे क्या होगा कि आपके जो एनोड से, ठीक है, एनोड से क्या होगा कि जो कॉपर है वो रिलीज होगा इनटू कॉपर आयंस, ठीक है। ये जो कॉपर सॉलिड है तो वो रिलीज होगा, तो एनोड का मास जो है वो एक्चुअली कम हो जाएगा, वो इट विल लुक लाइक दिस। और कैथोड का मास जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि यहां से जो कॉपर निकल रहा है वही यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, सही है, ओह, ओके। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि एनोड पे क्यों नहीं डिस्चार्ज हो रहा, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि कैट आयन हमेशा कैथोड पे जाएगा, एन आयन हमेशा एनोड पे जाएगा, कॉपर इज अ कैट आयन तो इट विल डिस्चार्ज एट कैथोड, ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैथोड का मास स्टिल इट विल इंक्रीज। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्या ख्याल है आपका, इलेक्ट्रोलाइट को क्या होगा? नो चेंज। नो चेंज, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जितना कॉपर यहां से रिलीज हो रहा है उतना ही कॉपर यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। तो अगर आपके फॉर सपोज यहाँ पे पहले कॉपर आयन थे, वो यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन गए तो वापस यहाँ पे कॉपर आयन आ गए, फिर ये कॉपर आयन जो है ये वापस यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन गए तो वापस कॉपर यहाँ पे कॉपर आयन्स आ गए, राइट। तो कोई कलर चेंज इफेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट पे नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या लिखोगे? नो चेंज। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम ही है ना? हाँ, कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से। सेम ही होगा, होगा कॉपर सॉल्यूशन ही होगा, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि जितना यहां से आ रहा है आयंस उतने ही यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। क्या? अच्छा, नेक्स्ट, aluminum is extracted from its purified ore by electrolysis. Name the ore of aluminum. aluminum के ore का नाम क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट। आयरन के ore का नाम क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो ore of aluminum हो गया बॉक्साइट। नेम द सब्सटेंस एडेड टू दिस प्रोसेस टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एक चीज हम डालते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के सेटअप पे जो बॉइलिंग पॉइंट कम करती है या टेम्परेचर कम करती है, क्या होती है?
याद है किसी को? Is it chromium or is it नो नो vanadium नो नॉट, oxide? नो 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 नो, दैट इज कैटलिस्ट। हम जब भी एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम इसके इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे यहाँ डालते हैं मोल्टेन क्रायोलाइट। ठीक है, Oh, मोल्टेन मैंने क्रायोलाइट इसी का को क्या काम होता है? chlorine कहा था। मोल्टेन क्रायोलाइट डाल दें। मोल्टेन क्रायोलाइट का काम ये होता है कि एक तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो आसानी से कंडक्ट हो सकती है। दूसरी बात, आपके अल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत जो है ना वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो यू आर, इट रिक्वायर्स वेरी लेस एनर्जी अगर आप ये डाल दो मोल्टेन क्रायोलाइट। ठीक है, सो व्हाट यू ऐड मोल्टेन क्रायोलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई द एनोड्स नीड टू बी कंटिन्यूली रिप्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये हमने क्लास में भी सवाल किया था कि एनोड्स को क्यों रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है आपका, ऑल्दो दे आर अनरिएक्टिव, ग्रेफाइट के ही बने होंगे या प्लेटिनम के ही होंगे, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द वेरी हाई टेम्परेचर यू नीड फॉर द एक्सट्रैक्शन, होता क्या है कि इसमें से कुछ एनोड्स, कुछ इलेक्ट्रोड जो हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, या रिएक्ट कर जाते हैं। सो यू नीड टू कंटिन्यूसली रिप्लेस द एनोड्स, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि ये तो कार्बन से बने हुए ना, ग्रेफाइट से बने हुए। अब क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर होता है तो ये कार्बन जो है वो हवा से रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन जो होता है ना एयर में उससे रिएक्ट कर जाता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका मास है थोड़ी देर बाद वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यू नीड टू कंटिन्यूसली रिप्लेस द इलेक्ट्रोड्स ताकि आपका मास रहे। ठीक है, वरना तो वो खत्म हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, वरना एक बात याद रखो, ग्रेफाइट इज वेरी अनरिएक्टिव, इट्स अ जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, बट यहाँ पे क्यों हो रहा है डिकम्पोज थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए, so why the anodes need to be continually replaced, because since the graphite electrodes are at high temperature, they react with oxygen to form carbon dioxide, and they are being used up continuously during the electrolysis. तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, Is this like burning in a दिस इज, way? हाँ हाँ, दिस इज अ कंबस्शन काइंड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, और ये सिर्फ एल्यूमिनियम के उसमें ही होता है और इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं होता? नहीं वैसे इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं होता, बट क्योंकि एल्यूमिनियम में हाई टेम्परेचर होता है ना बहुत, इसलिए जो है ना वो कुछ ग्रेफाइट रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ओके, ओके। और किसी को कोई सवाल तो नहीं है, आगे बढ़े। अदीन, शिजा, सैरीन, ऑल गुड। आ जाओ नेक्स्ट। Chromium is the element with atomic number 24 in the periodic table. The main ore of chromium is chromite. ठीक है, chromite contains FeCr2O4. FeCr2O4 reacts with carbon. Complete the equation for the following reaction. अच्छा, अब ये रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, ठीक है, बट क्यों आपको चेक करवा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग ताकि लगे। ठीक है, तो देखते हैं। उन्होंने बोला कि क्रोमियम जो है वो एटॉमिक नंबर 24 पे है, सही है, और क्रोमियम का जो ओर है उसको बोलते हैं क्रोमाइट, और क्रोमाइट में होता है FeCr2O4, सही है, और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करता है। अब कार्बन के साथ हमने एक और इस तरह का रिएक्शन सिमिलर पढ़ा हुआ है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन वाला, याद है? मैं आप लोग को दिखाता हूँ एक वाली इक्वेशन जो हमने मेटल्स में पढ़ी थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पे, जब कार्बन से रिएक्ट करता है। हाँ, बात में पहुंच गई है आंसर पे, लेकिन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में इस तरह की इक्वेशन पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें वो कार्बन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ओर से रिएक्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका FeCr2O4 क्रोमाइट जो है रिएक्ट कर रहा है कार्बन से, सो दिस फॉर्म्स Fe, तो ये तो कट गया, Cr भी कट गया, अब क्या बचा, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब
दो ऑप्शन है, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बना दो या तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना दो। ठीक है। अब क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें सबसे पहले क्या बनता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। कार्बन यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 कर देंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ भी, हाँ ठीक है, बैलेंस हो गई। सही है। तो ये, अच्छा ये इतना आसान सवाल नहीं था। ठीक है। इसमें बच्चे ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख के आ गए होंगे। ठीक है, नॉट चेक द स्क्रिप्ट्स बट लिखा होगा उसमें। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था। फातिमा, आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ डिड यू एंड अप विद कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? बिकॉज इसमें ऑक्सीजन भी 4 थे, कार्बन भी 4 थे, तो हाँ ठीक है, तो ये ऐसे भी और कर उसके सकते हो आप। आगे ब्लैंक नहीं था, सो वी कुडंट लाइक मेक टू ऑफ, मतलब डबल ऑफ ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, ये भी एक वैलिड मेथड है। ठीक है। बट प्रॉपर तरीका ये है कि आपको इक्वेशन जो है ना रिड्यूसिंग उसकी, आयरन एक्सट्रैक्शन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है। ये नेक्स्ट, सजेस्ट वन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रोमियम बाय रिएक्टिंग क्रोमाइट विथ कार्बन। अच्छा जी, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको क्रोमियम को सेपरेट करना है फ्रॉम दिस होल थिंग, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस, रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैस, मे बी। नहीं नॉट रियली। देखो, बात यह है कि वैसे अगर कोई और होता है, फॉर एग्जांपल आयरन ओर है, आयरन ओर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, हेमेटाइट। अगर अल्यूमिनियम की बात करें, अल्यूमिनियम इज बॉक्साइट, Al2O3। हमेशा और होता है उसके ऑक्साइड के साथ। अगर क्रोमाइट को सेपरेट करना है, क्रोमियम को सेपरेट करना है, तो आपको क्रोमियम का ऑक्साइड और लेना पड़ेगा। ठीक है। तो समथिंग Cr2O4 करके, समथिंग इस तरह का। ठीक है, जिसमें सिर्फ क्रोमियम हो और ऑक्सीजन हो। अब इस ओर में आयरन भी मौजूद है, राइट। अब क्योंकि आयरन इज ए मेटल, ठीक है, इसमें इन दो मेटल्स को अलग करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। अगर आप Cr2O4 की बात करो तो उसको एक्सट्रैक्ट करना रिलेटिवली आसान है। ठीक है। बट क्योंकि इस वाले ओर में, क्रोमाइट ओर में आपके पास आयरन भी है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन एज वेल। ठीक है, ऑक्सीजन से तो अलग करना ही पड़ेगा, बट साथ साथ आयरन से भी अलग करना पड़ेगा ना, इसलिए। So this is one disadvantage of extracting chromium by reacting with carbon. ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि the chromium needs to get separated from iron। ठीक है। तो इसमें आपको आयरन की एक्सट्रैक्शन अलग करनी पड़ेगी, क्रोमियम की अलग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये खाली अलग से मिलेगा। ठीक है। वैसे तो आई थिंक इसमें इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड वाली बात भी लिखी होगी, बट मार्किंग स्कीम में नहीं लिखी। आई थिंक आई टू चेक द एग्जामिनर रिपोर्ट, मे बी वहां पे उन्होंने कुछ कंसिडर किया हो, बट मार्किंग स्कीम में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है। सो यू नीड टू एंड अप विद दिस। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं, पार्ट 2 में। मसला सिर्फ ये है कि हमें एग्जाम में ये पता कैसे चलेगा। एग्जाम में आपको पता कैसे चलेगा, एग्जाम में आपको नहीं पता चलेगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो यू नीड टू जस्ट लर्न फ्रॉम पास्ट पेपर्स ओनली। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब सही नहीं होते, तो ये थ्रेशोल्ड में निकल जाते हैं, इसका मसला नहीं होता। ठीक है। बट अब रिसेंट पेपर्स जो आप देखोगे उसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो यू नीड टू लाइक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है। बट हमारा गोल ये नहीं है कि हम कोई मुश्किल सवाल सारे सही करके आए, हमारा गोल ये है कि हम आसान सवाल जो है जो मार्क्स के नहीं है उसमें हम सारी फुल लेकर आ जाए, ताकि हम एटलीस्ट थ्रेशोल्ड के लेवल पे आ जाए। थ्रेशोल्ड से अच्छे खासे 10-15 मार्क ऊपर हो हमारे, तब जाके हमारी कोई बात बनेगी। ठीक है। ये सवाल तो सबने ही गलत किया होगा ना, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ठीक है। तो और पास पेपर हम करते हैं इसलिए ताकि हम नई चीजें सीखें ना। अभी देखो नई चीज आ गई, तो सीखो, लिख दो उसको, हमने जो चीट शीट बनाई हुई है उसमें। ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं, बट उन्होंने आयरन एक्सट्रैक्शन के कॉपी पेस्ट करके उसने ये रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो दिस इज जेन्युइनली डिफिकल्ट। ठीक है, ये तो कोई भी पेपर में नहीं सोच सकता। ठीक है। हाउ मच इज द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड डिपेंड्स ऑन पेपर टू पेपर। ठीक है। बट एवरेज इज अराउंड, आपको एम करना चाहिए, वैसे तो फुल मार्क्स ही एम करने चाहिए, बट कितने, 80 में से एटलीस्ट 70s में तो रहना चाहिए आपको। ठीक है, एटलीस्ट 70s में, उससे नीचे नहीं जाए। सही है।
अच्छा, पार्ट बी, क्रोमियम कैन बी मिक्स्ड विथ निकल एंड अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील। सही है। तो क्रोमियम और निकल को मिक्स करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, मिक्स्ड। तो बेसिकली वो अलॉय बनाना चाह रहे हैं। स्टेनलेस स्टील हमें वैसे भी पता है अलॉय होता है। नेम द टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन मेटल इज मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। कौन सा सब्सटेंस होता है? एलॉय। अलॉय। अच्छा, अब ये कोई आयन है NH4 2Cr2O7 इज अ कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमियम। ठीक है, इसमें क्रोमियम है। द नेगेटिव आयन इन द दिस होल थिंग इज Cr2O7 2 माइनस। स्टेट द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन दिस आयन। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स इन दिस आयन। तो सम का मतलब क्या होता है? ऐड, मतलब ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इस आयन में? -2। -2। ठीक है, हमने ये पढ़ा है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर इन अ स्टेबल आयन इज द चार्ज ऑन द आयन। तो चार्ज क्या है? -2। राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -2। ठीक है, इस कंपाउंड के बारे में आपको बता देता हूँ क्या चीज चल रहा है। तो ये बेसिकली है NH4 2Cr2O7। अब इसमें दो आयन, किसी भी कंपाउंड में दो ही आयन होंगे। ठीक है, अब वो पॉली एटॉमिक हो सकते हैं लेकिन होंगे दो ही, तीन नहीं हो सकते आयन। इसके अंदर देखो, एक तो है Cr2O7 2 माइनस। आप जो क्रिस क्रॉस वाला मेथड करते हो जिससे आप फॉर्मूला निकालते हो उसको उल्टा कर दो, इस 2 को यहाँ भेज दो। तो Cr2O7 2 माइनस, और ये दूसरा कौन सा है? NH4 प्लस अमोनियम। इन दो आयन से कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इससे क्या मदद होगी हमारी? इससे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में मदद होगी, जो नेक्स्ट पार्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन इन Cr2O7 इज -2। हमें पता है हर ऑक्सीजन का, ईच ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। डिटरमिन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन दिस आयन, शो योर वर्किंग। अब आपके आयन है Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर? Cr का निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। ठीक है, तो इसका तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपको पता है एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, बट हाउ मेनी ऑक्सीजन डू यू हैव? यू हैव 7। 7 ऑक्सीजन। तो 7 ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -14। -14। राइट, एक ऑक्सीजन का -2 है, 7 ऑक्सीजन का होगा -14। राइट, अब क्रोमियम का चार्ज हमें नहीं पता, तो इसको हम x कर देते हैं। एक क्रोमियम का चार्ज है x। हाउ मेनी क्रोमियम्स डू यू हैव? 2। 2 क्रोमियम्स। तो 2 क्रोमियम्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा? 2x। 2x। अब आप, और ओवरऑल चार्ज आपको पता है -2 है। राइट, तो आप इक्वेशन बना लो कि ऑक्सीडेशन नंबर टोटल जो होता है, इट इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2x -14 शुड बी इक्वल टू -2। यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करो उसको। 2x इज इक्वल्स टू 14 -2 इज 12, 12। और x क्या आएगा? 6। +6। ठीक है, चार्ज जब भी लिखेंगे हम प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे। तो ओके। चार्ज ऑन क्रोमियम क्या आएगा? +6। ये वर्किंग सबको समझ आती है? ठीक है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी? शिजा, ऑल गुड? सही है गाइस, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें, ऐसा लगता है वरना मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। चलो, मोल्स का सवाल आ गया। अच्छा, इफ यू राइट ओनली 6 लाइक विदाउट द प्लस विल इट बी मार्क इनकरेक्ट? इट्स बेटर नॉट टू राइट, नॉट श्योर इफ इट विल मार्क इनकरेक्ट, बट हमेशा चार्जेस जब भी लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, चार्जेस और एंथैल्पी चेंजेस, जब भी डेल्टा एच की वैल्यू तब भी प्लस माइनस, क्योंकि उसमें साइन मैटर करती है ना, कि एक्सोथर्मिक एंड। तो जब भी डेल्टा एच लिखो या जब भी चार्जेस लिखो, प्लस माइनस का ख्याल रखना है। ठीक है, when NH42 is heated the following reaction occurs। तो इसको इन्होंने decomposition की, Cr2O3 अलग हो गया, H2O and N2। Calculate the volume of nitrogen gas produced at RTP when 1.26 gram of this thing is heated using the following steps। अच्छा, अब पूरा डेटा पहले हम जमा करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने आपको दिया हुआ है mass of NH42, ये वाली जो चीज है इसका mass कितना दिया हुआ है उन्होंने? 1.26 ग्राम्स। राइट, mr इसका आपको निकाल लोगे आप, तो इससे मोल्स भी आ जाएंगे। एमआर पीरियोडिक टेबल से आएगा, मास ओवर एमआर करके मोल्स आ जाएंगे इसके। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। यू नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये क्या आ गया भाई? ये नाइट्रोजन गैस है, इसका वॉल्यूम आपको नहीं पता। तो आपका प्लान क्या है? प्लान ये है कि आप पहले मास ओवर एमआर करके इसके मोल्स निकाल लो। ठीक है, फिर इसके मोल्स का
और इसके मोल्स का रेशो ले लो, मोल रेशो करोगे, मोल रेशो से आपके पास नाइट्रोजन के मोल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि नाइट्रोजन गैस है तो यू कैन इजीली यूज मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर 24 वाला फॉर्मूला, तो उससे आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने भी आपको ये लिख के दे दिया, उन्होंने तो आसान कर दिया है। ठीक है, और एमआर भी आपको दिया हुआ है, तो मतलब कोई काम ही नहीं है इसमें। कितने मार्क दे रहा है आपको? 3 मार्क दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री है। तो पहले आप मोल निकाल लो इसके, ठीक है, फिर आप मोल रेशो से इसके मोल निकाल लो, मोल्स ऑफ N2, और फिर आप वॉल्यूम निकाल लो। आसान है। तो सबसे पहले मोल्स ऑफ NH4 ये निकालेंगे। सो मोल्स ऑफ NH4 2Cr2O7 इज इक्वल्स टू मास ओवर mr। मास आपको इसका दिया हुआ है 1.26, डिवाइडेड बाय mr भी आपको दिया हुआ है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, 252। प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस। 5 × 10⁻³ सबका यही आ रहा है आंसर? ठीक है, इस बार कैलकुलेशन हम गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसके मोल्स आ गए। अब आप मोल्स ऑफ N2 कैसे निकालोगे? मोल रेशो करके निकालोगे। आपको दिख रहा है कि इसका एक मोल है और इसका एक मोल रिएक्ट कर रहा है, राइट? तो मोल रेशो इज जस्ट 1:1। तो मोल्स ऑफ N2 भी कितने हो जाएंगे? अगेन सेम हो जाएंगे, मोल्स ऑफ N2 विल ऑल्सो बी 5 × 10⁻³ ये आपके इसके मोल्स आ गए। अब आपको वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? अच्छा, वॉल्यूम एक चीज बहुत ख्याल रखनी है, यहाँ पे आपको cm³ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब cm³ के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ओवर 24,000 लिखते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला इज मोल्स इज वॉल्यूम ओवर 24,000। N2 का निकालना है तो आप मोल्स भी N2 के यूज करोगे, ये वाले। ठीक है, वॉल्यूम इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, 24,000 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना दो, तो मोल्स टाइम्स 24,000। अगर DM³ में निकालना होगा तो वॉल्यूम ओवर 24, CM³ में निकालना है तो वॉल्यूम ओवर 24,000। यहाँ से वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मोल्स थे, टाइम्स 24,000। आंसर बता दो। 20। 120। ठीक है, लेट मी कंफर्म। हाँ ठीक है, 120 CM³। ठीक है, इजी पीजी। या नेक्स्ट, चलो ठीक है, कर लेते हैं। एल्कली मेटल्स आर रिएक्टिव एलिमेंट्स, स्टेट द ग्रुप ऑफ एल्कली मेटल्स। जी, किसी को याद है पीरियोडिक टेबल की पहली क्लास? 1। 1. हाँ, एल्कली मेटल जो होते हैं वो ग्रुप 1 के होते हैं। ठीक है, सो 1, आइडेंटिफाई द एल्कली मेटल विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा देता हूँ, आप बता दो मुझे कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में से, मेटल्स में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? हाईएस्ट बोला था, लोएस्ट बोला था? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट, सबसे नीचे वाला. सबसे नीचे वाला? नो, Electrine. नहीं. नो, लिथियम. लिथियम होगा सबसे ऊपर वाला। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो ग्रुप वो है 1 है मेटल्स के, उसमें से मेल्टिंग पॉइंट जो है इट डिक्रीजेस डाउन तक। ठीक है, सो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपका होगा लिथियम का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एल्कली मेटल विच हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। अब हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, विच इज सबसे नीचे वाला, ये वाला, फ्रेंचियम। मेटल विच हैज द लोएस्ट रिएक्टिविटी। लोएस्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी? लिथियम. लिथियम की। व्हाई डू यू से दिस? Because it has small atom, its electrons are closer to the nucleus than the हाँ, big. एग्जैक्टली exactly. ठीक है, बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिथियम को बना दूं, लिथियम के पास पीरियड 2 में है तो 2 शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। समझ लो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ रुबीडियम से, रुबीडियम का पीरियड नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगी रुबीडियम के पास, राइट? 1 2 3 4 एंड अनदर वन 5। ठीक है, तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। अब जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, दे आर क्लोजर टुगेदर देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम एंड द न्यूक्लियस, राइट? तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होगी, है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए रुबीडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी आपको याद रखनी है, ऑलवेज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है,
तो उन्होंने क्या बोला था कि लोएस्ट रिएक्टिविटी, हाँ तो लिथियम हो जाएगा ना सबसे टॉप वाला। अच्छा, आइडेंटिफाई द एल्काइल मैटर व्हिच बर्न्स विद अ लाइलैक फ्लेम। फ्लेम कलर्स याद हैं किसी को? फ्लेम कलर्स के लिए मैंने एक निमोनिक बताया था, प्लीज रिमेंबर, नहीं क्या था, रिमेंबर योर लिस्ट ऑफ ग्रेट बैट्समैन। एक सेकंड में दिखाता हूँ। एटीपी एटीपी ये रहा। हियर इज द रिमेंबर योर लिस्ट ऑफ ग्रेट बैट्समैन। ठीक है, सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम एंड कॉपर। ठीक है, सो लिथियम की जो फ्लेम कलर आएगी वो रेड होगी। अच्छा, उन्होंने क्या बोला था, कौन सी कलर चाहिए हमें? लाइलैक फ्लेम। लाइट, तो वो हाँ पोटेशियम। हाँ, तो लाइलैक की होती है पोटेशियम। ठीक है, सो ये सिर्फ याद करने का है। सो दिस इज पोटेशियम। देखो हर पेपर में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा वाले सवाल पूछते हैं, 5 5 6 मार्क्स इस तरह के सवाल होते हैं हमेशा, ज्यादा ही होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, एलिमेंट मेटल विच इज फाउंड इन फर्टिलाइजर टू इम्प्रूव द प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर हमने कौन से पढ़े थे? एनपीके फर्टिलाइजर, राइट, इसमें नाइट्रोजन था और फॉस्फोरस था और ये क्या है, पोटेशियम था। तो मेटल कौन सा है इसमें? पोटेशियम। तो मेटल आ गया पोटेशियम। चैप्टर में पढ़े थे हमने। ये हमने एयर एंड एनवायरनमेंट में पढ़े थे, एनपीके फर्टिलाइजर। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट, सोडियम सल्फाइड Na2S is an ionic compound. Complete figure 5 to show the electronic configuration between the ions of sodium sulfide. Show the charges on ion. कैसे करेंगे ये? पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ आपको लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने, पूरी पूरी शेल्स बनानी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है। और सल्फर भी आप देख सकते हो, पूरे फर्स्ट शेल भी उन्होंने बनाई है, सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, तो यू नीड टू ड्रॉ ऑल द शेल्स, हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लास्ट शेल बनाए। ठीक है, अच्छा सही। अब दूसरी बात, सोडियम जो है वो ग्रुप 1 में है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर जो है वो हम चेक करके आ जाते हैं, सल्फर जो है इट इज इन ग्रुप नंबर 6। तो ग्रुप नंबर 6 वाले एलिमेंट्स जो हैं दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, -2 चार्ज होता है। तो सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ से क्योंकि एक ये लूज करेगा और एक ये लूज करेगा, तो ये गेन कर लेगा। ठीक है, अब सोडियम में आपको पहले चेक करना है कि इसकी कितनी शेल्स हैं, राइट। तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वैसे तो विदाउट आयन। अब क्योंकि एक तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इसके कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, राइट। वैसे 11 होते हैं सोडियम के, बिकॉज +1 चार्ज आ जाता है सोडियम पे, ग्रुप 1 में है, +1 चार्ज आएगा, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, दो उन्होंने बना के दे दिए हैं, बाकी आप बना लो। ठीक है, सो दिस इज 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक हो गया, 11th वाला उसने लूज कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही हरकत करोगे, 2 उन्होंने बना के दे दिए हैं, बाकी आप बना लो। 10 कंप्लीट करने हैं ना, तो 2 तो बना के दे दिए, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, और चार्ज हो जाएगा +1। ठीक है, चार्ज में प्लस लिखना बहुत जरूरी है। सल्फर जो है इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 होते हैं, लेकिन जब 2 और गेन कर लेगा तो इसके कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। अब उन्होंने कितने बना के दे दिए? उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना के दे दिए, तो अगली शेल में आपको 8 और बनाने, 18 करने ना टोटल। तो नेक्स्ट शेल आप बनाओ, क्रॉस से बनाना प्लीज, उन्होंने क्रॉस बना के दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम के गेन किए हैं, तो इसके आप 2 डॉट्स बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप लिख भी दो वैसे कि क्रॉस इज फॉर सल्फर एंड डॉट से जो आपने बनाया है दिस इज फॉर सोडियम। चार्ज क्या आएगा सल्फर पे? -2। -2 आएगा ना, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपकी डॉट एंड क्लॉज कंप्लीट हो गई। ठीक है, रुबिडियम has only two naturally occurring isotopes, Rb85 and Rb87. State the term given to, अच्छा आइसोटोप तो बोला ही नहीं उन्होंने, एटम बोला हुआ है, तो बोल रहे नाम बता दो, ऐसे कौन से एटम है जिसके डिफरेंट प्रोटॉन्स है। ठीक है, क्योंकि एक 85 है एक 87, क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, सेम प्रोटॉन एंड आइसोटोप। डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, ये मैथ नंबर है। ठीक है, सो दिस इज आइसोटोप। ठीक है, इसके प्रोटॉन सेम होंगे और न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कंप्लीट टेबल टू शो द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ
एटम एंड द आयन ऑफ रुबिडियम। तो Rb एक ये है और एक Rb प्लस है। सही है, पहले तो हम प्रोटॉन चेक करके आते हैं पीरियोडिक टेबल से। रुबिडियम का है, रुबिडियम मुझे कहाँ दिखेगा, रुबिडियम मुझे ये दिख गया। ठीक है, ग्रुप 1 में। तो इसके टोटल 37 वो हैं, प्रोटॉन्स हैं, और इसका मास नंबर है 85। ठीक है, ये पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं कि रुबिडियम जो है 37 एंड 85, 85 है ना। सही है, तो ये आपका है। अब प्रोटॉन्स जो होंगे वो तो 37 होंगे दोनों में, प्रोटॉन्स आर सेम। ठीक है, न्यूट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स पे आपको देखो ये मैसेज आपको दिए हुए, राइट। अब ये न्यूक्लियॉन नंबर या फिर मास जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास नंबर, राइट। तो अब आप यहाँ पे लगाओ, प्रोटॉन इज 37, न्यूट्रॉन्स आपको पता लगाने हैं, और मास नंबर क्या है इसका 85। यहाँ से इसके न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 85 माइनस 37, पहले वाले क्या है, 48 है। 48 आ गए। इसके लिए भी आप ये हरकत करो, इसमें 87 है, सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। प्रोटॉन है 37, न्यूट्रॉन जो है वो आपको पता लगाने हैं, और मास नंबर क्या आ रहा है 87। यहाँ से आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 87 माइनस 37, 50। 50 आ जाएगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल एटम ना, तो इसके अंदर जो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 37 प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ भी 37 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर 37 प्रोटॉन्स है, बट यू कैन सी अ +1 हियर, राइट। दिस +1 मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, राइट। जब भी प्लस चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ठीक है, तो वैसे तो 37 थे, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो आप कितने हो गए, 36। 36। ठीक है, the atomic mass of rubidium to one decimal place is 85.5. Calculate the relative abundance of rubidium 85 in the rubidium. Express your answer as a percentage. ये हम कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, रिलेटिव अबंडेंस का फॉर्मूला होता है कि AR is equals to mass of one isotope times abundance of one isotope plus mass of other isotopes times the abundance of the other isotope प्लस जितने मैसेज हैं, जितने आइसोटोप्स हैं उसका मास मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अबंडेंस ऑफ 85, रुबिडियम 85। ये एग्जैक्ट सवाल हमने नोट्स में किया हुआ है। ठीक है, ये हमने देखो क्या किया था कि ब्रोमीन एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स, एज अ टू स्टेबल आइसोटोप। ठीक है, एक Br79 है, एक Br81 है। आपको एटॉमिक मैसेज जो है वो दिया हुआ है 79 आपको अबंडेंस ऑफ Br79 एंड 81 निकालनी है। अब हमें पता है कि अबंडेंस जो होती है वो परसेंटेज होती है, राइट। अब एक है, दो टोटल दो आइसोटोप्स हैं, अगर एक की अबंडेंस x होगी तो दूसरे की अबंडेंस क्या होगी, 100 - x, राइट। अब आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ये 1 मार्क का क्यों है, बड़ा अच्छा सवाल है, बट इसकी वर्किंग थोड़ी सी लंबी है। ठीक है, AR की जगह तो आप लिखो 85.5, ये तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास दो आइसोटोप्स हैं, एक है रुबिडियम 85 और दूसरा कौन सा था, रुबिडियम 87.7। 87। ठीक है, तो ये दो आइसोटोप्स हैं, रुबिडियम 85 87। और 87। ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास है 85.5। अब आप इसमें वैल्यूज डालो पहले तो, जो जो दी हुई हैं आपको। लेट्स सपोज इसको हम 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, तो ये पहले का हम यहाँ पे डालेंगे, दूसरे का यहाँ पे डालेंगे। पहले का मास क्या दिया हुआ है आपको, हम्म। 85। ठीक है, सो दिस इज 85। अबंडेंस इसकी आपको नहीं पता। ठीक है, दूसरे का जो मास है वो आपको दिया हुआ है 87, और इसकी अबंडेंस भी नहीं पता। अब इसकी अबंडेंस कैसे आएगी, अब हमने अज्यूम किया कि इसकी जो अबंडेंस है वो है x, तो इसकी अबंडेंस क्या होगी, परसेंटेज अबंडेंस 100 100 minus माइनस X। एक्स, बिल्कुल, राइट। तो अब आप यहाँ पे जो अबंडेंस डालोगे वो आप लिखोगे 100 - x। ये 100 - x वाली बात सबको समझ आती है, अब आपको सॉल्व करनी है बस। ये हो गया, नीचे 100 लिखो एंड देन जस्ट सॉल्व फॉर x। सो दिस इज 85.5 टाइम्स 100 हो जाएगा 855 आई बिलीव, नहीं 8550। 8550, हाँ 8550 इज इक्वल्स टू 85x प्लस 8700 माइनस 87x। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। ठीक है, ओह। हाँ ब्रैकेट्स, प्लीज मैथमेटिक्स का ख्याल रखें।
ठीक है। अब 8700 को रहने दो यहाँ पे, ये चलो उधर भेज दो, 8550 माइनस 8700 इज इक्वल्स टू 85x माइनस 87x। दोनों की वैल्यूज बता दो, 85 माइनस 87, तो ये तो -2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -150, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 75। Yes. तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 मार्क इज नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस। हम प्रोटेस्ट करेंगे कैम्ब्रिज को, बट अभी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। Ethene C2H4 is the first member of a family of similar compounds which contain alkene functional group. ठीक है, state the term for the family of similar compounds which contain the same functional group. क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? homologous होमोलोगस सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट, determine the difference in relative molecular masses between C2H4 and the next member of this family of similar compounds। ठीक है, तो हमें difference in molecular masses निकालना है। ठीक है, between C2H4 and the next member। तो पहले तो हम पूरे members लिख लेते हैं ना। अब एल्कीन की सीरीज में पहले तो आएगा, एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, राइट। अगर मैं कार्बन 1 लूं, क्या मैं कार्बन 1 ले सकता हूँ एल्कीन में? क्या मैं n इज इक्वल टू 1 करके CH2 लिख सकता हूँ एल्कीन? द आंसर इज नो, मिथीन होगा ये। मिथीन इज नॉट अ कंपाउंड, क्यों? बिकॉज एल्कीन में आपको डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। अब क्योंकि है ही एक कार्बन, तो फिर डबल बॉन्ड किससे बनाओगे आप, राइट? सो देयर इज नो सच कंपाउंड एज मीथीन। तो सबसे पहला ही जो सीरीज में होता है वो होता है इथीन, विच इज C2H4। और दूसरा उसके बाद क्या होगा, C3H6, राइट। CnH2n होगा ना, तो C3NH3 और H is 2 times 3 is 6। अब आपको बोलेंगे कि डिफरेंस इन मोलेकुलर मैसेज बिटवीन द टू कंपाउंड्स, तो इसका MR निकाल लो। तो इसका MR कितना आता है, 12 times 2 plus 4, तो आई बिलीव दिस इज 28, 12 to the 24, 24 and 4 is 28। सही है, इसका देखो कितना होगा, 12 times 3 plus 6, राइट। तो दिस इज 36, 36 और 6 हो जाएगा 42 आई बिलीव। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, 42 माइनस 28 क्या आ रहा है, 14। ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ डूइंग इट, बट एक शॉर्टकट है इसका। वो शॉर्टकट ये है कि अगर आपको एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज की, वो प्रॉपर्टी ये है कि ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप ऑफ एटम्स, कि हर मेंबर के अगले मेंबर में एक CH2 ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज लिखूं, दिस वुड बी C4H8। अगर मैं फोर्थ मेंबर लिखूं तो हो जाएगा C5H10, राइट, CnH2n करके। तो हर मेंबर पे आप देख रहे हो कि फर्क किसका आ रहा है, CH2 का आ रहा है। सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी कि इथीन के जो अगला वाला कंपाउंड होगा उसमें सिर्फ एक CH2 ऐड होगा। तो एक CH2 का MR कितना होता है, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से डायरेक्ट 14 आ जाएगा। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो 14 आ के गया। नेक्स्ट, राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H4। C2H4 कंप्लीट कंबशन है, मतलब आपको CO2 और H2O बनाना है। ठीक है, सो आप लिखोगे C2H4 प्लस O2 फॉर्म्स CO2 एंड H2O। ठीक है, नाउ यू नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। अब यहाँ पे दो कार्बन हैं, तो यहाँ पे आप दो लगा दो। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे 2 है, सो विल ऐड अ 2 हियर। ऑक्सीजन प्रोडक्ट में पहले देखो कितने हैं, 2 times 2 4 एंड 2 6, 4 plus 2 is 6, और यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H4। सही है, इस यहाँ तक तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। C2H4 reacts with steam to form ethanol. This is hydration reaction, addition। ठीक है, इसका डेल्टा H आपको दिया हुआ है।
The process happens in a closed system and the reaction reaches equilibrium. The condition for this process are 300 degrees Celsius and 60 atm pressure. H3PO4 is used as a catalyst. ठीक है, तो ये similar है उससे हेबर प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सिमिलर है. ठीक है, उन्होंने कंडीशंस वगैरह आपको दी हुई है. Complete table 6.1 to show the effect, if any, on the concentration of C2H4 when the following changes to the conditions are applied. Only use the word increase, decrease or no change. ठीक है, अब बात सारी ये है कि आपको ये पूछ रहे हैं कि concentration of C2H4 को क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि इसकी concentration को क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, ये हमें पता लगाना है. अब फॉर सपोज जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो आपको ये पता लगाना है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा. अगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर सपोज यहाँ पे जाता है तो मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. अगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट तो पोजीशन तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी. राइट, तो अब आपको ये पता लगाना है. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन एवरी केस. ये सारे पहले केस पे बात करते हैं. टेम्परेचर इज डिक्रीज. ठीक है, अब जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका हमने एक तरीका पढ़ा था, एक निमोनिक था. वो क्या था? लेक्स एंड हैंड. ठीक है, डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -45, यानी कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक होगा. राइट, बिकॉज डेल्टा एच इज नेगेटिव. तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक. अब आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया. सो यू लोअर्ड द टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर प्रेफर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया है, लोअर टेम्परेचर प्रेफर टू एंडोथर्मिक, तो सॉरी एक्सोथर्मिक. तो एक्सोथर्मिक ही है. सही है, सही है, माय बैड. तो आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. ठीक है, सो ये डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, ये समझ आ गया. अच्छा, अब सम C2H5OH इज रिमूव्ड. सही है, आपने इसको इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम चाहेगा कि जो आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया है उसको वो चेंज अपोज करना है. फॉर सपोज अगर आपने इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, इक्विलिब्रियम वुड वांट कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए. इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? अगर ये रिएक्शन फेवर होगा फॉरवर्ड, या अगर बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा. राइट, सो जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. तो व्हाट विल यू से अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H4? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज. इट विल डिक्रीज. क्यों? बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज बीइंग फेवर्ड. जब फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है तो मतलब रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. राइट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर डिक्रीज कर जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे भी आप लिखोगे डिक्रीजेस. अच्छा, प्रेशर इज इंक्रीज. अब प्रेशर जब भी हम देखते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यू टू प्रेशर, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑन रिएक्टेंट एंड ऑन प्रोडक्ट. ठीक है, तो आपने पहले पता लगाना है कि आपके रिएक्टेंट्स में और आपके प्रोडक्ट्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं. सिर्फ गैस को देखेंगे. ठीक है, सो रिएक्टेंट्स में ये भी गैस है, ये भी गैस है. दिस इज 1 मोल, दिस इज 1 मोल. तो टोटल आपके रिएक्टेंट में कितने मोल्स ऑफ गैस हैं? 2 मोल्स ऑफ गैस. और प्रोडक्ट में सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस है. राइट, अब रूल उल्टा होता है. अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड व्हिच हैज अ लोअर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है. आपने क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है. जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द साइड जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स है. प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कम नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड. तो कौन सी वाली साइड है वो? ये साइड है, राइट हैंड साइड. राइट. तो अगेन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट एंड C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. तो यहां भी डिक्रीज लिखोगे आप. ठीक है, अच्छा, मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट इज यूज्ड. क्या कैटलिस्ट से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. राइट, हाँ, अगर आपको बोले कि रेट ऑफ रिएक्शन तो वो इंक्रीज होगा, लेकिन कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. तो आप लिखोगे नो चेंज. ठीक है, ये तो बहुत आसान था. अच्छा,
explain in terms of collision theory why the rate of forward reaction increases if the temperature increases. बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर है, ठीक है, कि जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये पूछ रहे हैं कि why the rate of forward reaction. अब देखो कंफ्यूजन यहाँ पे इसने क्या बना दी, इसने आपको ऊपर पूरा जो सवाल पूछा वो पूछा था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, अगला एक्सप्लेनेशन किसकी मांग ली, रेट ऑफ रिएक्शन की मांगी, राइट. अब रेट ऑफ रिएक्शन और पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों की जो एक्सप्लेनेशंस है उनमें फर्क है, और वो आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है. एंड वी हैव स्टडीड दिस मल्टीपल टाइम्स. तो अब टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया है तो रेट को क्या होगा, रेट विल इंक्रीज. व्हाई विल द रेट इंक्रीज, बिकॉज द किनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. जब किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली. सिंस द पार्टिकल विल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, तो जो कोलिजन, सक्सेसफुल कोलिजन हैं वो ज्यादा टेक प्लेस करेंगे, ठीक है. अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेम्परेचर का क्वेश्चन जब भी 2 मार्क का होगा तो आप ये 2 बातें लिखोगे. जब 3 मार्क का टेम्परेचर का सवाल आएगा विथ रिस्पेक्ट टू द रेट, तो आप एक और एक्स्ट्रा बात लिखोगे. वो क्या होगी, वो ये होगी कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर will make the particles have energy that is greater than or equal to the एक्टिवेशन एनर्जी. पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा एनर्जी होगी तभी जाके सक्सेसफुल कोलिजन होगा, ठीक है. तो ये हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है कि जब भी 3 मार्क का सवाल आएगा आपको 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम पहले तो ये लिखेंगे कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर increasing temperature increases the kinetic energy of particles, increases the kinetic energy of particles. The particles collide more frequently. या पे भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज, एक ही बात है. More frequently, and the number of successful collision increases. यहाँ पे आपको सिर्फ 2 मार्क मिलेंगे. अब तीसरा मार्क आपको किस बात का लिखने के लिए मिलेगा कि द पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. This is your complete answer. Compound B has a displayed formula shown. Reduce the molecular formula of compound B. काउंट कर लो सब कुछ. कार्बन देख लो पहले कितने, 1 2 3 4 5 6, नहीं 6 नहीं है, 5 है, ये तो ऑक्सीजन है. 1 2 3 4 5, C5. हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6. ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4, ठीक है. C5H6O4. तो ये आ गया मोलेक्युलर फॉर्मूला. सो C5H6O4. वाई कंपाउंड बी इज अनसैचुरेटेड. क्या लिखें इसमें, आप ये लिख सकते हो, ठीक है. जरूरी नहीं है सैचुरेटेड का मतलब है कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड भी अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है. तो आप अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि इट हैज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है. सो आप लिखोगे कि इट हैज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड which is not a single bond. अच्छा, इस चीज को क्लियर कर लो कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड. नहीं, सिंगल बॉन्ड मींस सैचुरेटेड, एंड एनीथिंग अदर देन द सिंगल बॉन्ड, या वो डबल बॉन्ड हो या वो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, ऑल ऑफ दोज आर अनसैचुरेटेड, ठीक है. तो आप अनसैचुरेटेड में क्या लिखोगे कि कार्बन कार्बन विच इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड. सही है. अच्छा, अब draw the section of one repeat unit of a polymer formed when B undergoes addition polymerization. Addition polymerization में हम क्या करते थे, हम डबल बॉन्ड तोड़ते थे और हम जो है
वो उसको सिंगल बॉन्ड बना देते हैं एंड देन वी एक्सटेंड द बॉन्ड्स। लेकिन सबसे पहले तो इस बी को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसको सीधा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब दे हैव डन मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को आपको देखना है। सो दिस इज योर सेंटर वाला पार्ट, सही है। अब आप थोड़ा सा इसको बेहतर करके लिखो, तो मैं इसी कंपाउंड को थोड़ा सा बेहतर करके बनाता हूँ। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर दैट फॉर्म्स द एडिशन पॉलीमर, ठीक है। अब आप देख लो उसमें क्या क्या लगा हुआ है। लेट्स सपोज मैं आसानी के लिए इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 करता हूँ। मैं सिर्फ ये चीज वापस बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। कार्बन 1 पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हम भी लगा देते हैं। और दूसरा क्या बॉन्ड हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। तो सी डबल ओ एच मैं लिख सकता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे लिख दो सी डबल ओ एच, ठीक है। आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आसान है कि जितना छोटा रखो। तो सी ओ एच भी लिख दो, ठीक है। अच्छा मेक श्योर, इसमें एक और गलती, ये ऐसे लिख लेते हैं बच्चे इसको, यू नीड टू मेक श्योर कि जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ, कार्बन का जो बॉन्ड है वो किसके साथ है, कार्बन के साथ है ना, ऑक्सीजन के साथ थोड़ी है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन से बॉन्ड हो रहा है, तो इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपने सी यहाँ पे लिखना है एंड देन डबल ओ एच ऐसे, ठीक है। अच्छा फिर कार्बन नंबर 2 पे आ जाओ। कार्बन नंबर 2 पे क्या बॉन्डेड है, ऊपर है सी एच थ्री बॉन्ड, मेथिल ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे सी एच थ्री। फिर नीचे क्या बॉन्डेड है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो आप यहाँ भी सी डबल ओ एच लिख दो। अब दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द मोनोमर, ठीक है। आपको क्या बनाना था, आपको मोनोमर नहीं बनाना, आपको बनाना है पॉलीमर, राइट। तो पॉलीमर बनाने का क्या तरीका है, पॉलीमर बनाने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो कि आप डबल बॉन्ड को तोड़ दो और उसको सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है, और इसके एक्सटेंडेड बॉन्ड्स बना दो। तो ये आपका 1 रिपीट यूनिट आ गया। मेक श्योर टू ड्रॉ द एक्सटेंडेड बॉन्ड्स, मेक श्योर टू ड्रॉ दिस ब्रैकेट एंड दैट इज इट। एन नहीं लिखना क्योंकि मोनोमर है, ठीक है, और ने लिखा हुआ है ना 1 रिपीट यूनिट्स, तो आपको एन लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। Explain why 1 mole of compound B reacts with 2 mole of sodium hydroxide. हम्म, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड बी 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों रिएक्ट करता है। because it has two acid groups in it. एग्जैक्टली exactly. अगर आप कंपाउंड बी को थोड़ा गौर से देखो, सो इट इज अ डाई एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर मैंने इसमें एक NaOH का मोल 1 मोल ऑफ NaOH डाला, तो फॉर सपोज ये इस वाले ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने दूसरा मोल ऑफ NaOH डाला, तो वो इस वाले एसिड ग्रुप से रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि 2 एसिड ग्रुप्स हैं, इसलिए यू नीड टू हैव 2 NaOH मॉलिक्यूल्स, 2 मोल्स ऑफ NaOH टू रिएक्ट विद कंपाउंड बी, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे कि कंपाउंड बी हैज 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स। अच्छा अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब, इन सीएम क्यूब प्लीज मेक श्योर ये यूनिट्स आप ख्याल रखो, ऑफ 0.25 मोलर NaOH दैट रिएक्ट्स विद 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड बी। इक्वेशन आपको दी हुई है ऊपर, नहीं दी हुई तो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी पहले, सही है। सो यू नो कि कंपाउंड बी का फॉर्मूला हमने लिखा था C5H6O4, ऊपर लेके आए थे हम C5H6O4, ये कंपाउंड बी है। दिस रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ NaOH, उन्होंने बताया हुआ है, एंड दिस विल फॉर्म व्हाट। अब देखो ये क्या है, यह है एसिड एंड बेस, दिस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ NaOH निकालना है, ठीक है। अगर इसके, वैसे तो मैं आपको बस समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट्स कैसे बनेंगे, बट इसके प्रोडक्ट्स फिगर आउट करना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कैसे, अब इसको देखो गौर से। पहले मैं आपको एक नॉर्मल रिएक्शन करके दिखाता हूँ। फॉर सपोज अगर मेरे पास CH3COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड को अगर मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो होता क्या है कि आपका एथेनोएट आयन यहां से सेपरेट हो जाता है, CH3COO माइनस और H प्लस, यहां से Na प्लस और OH माइनस। तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है, एक तो वाटर बनेगा
और सॉल्ट कौन सी बनेगी, सोडियम एथेनोएट। सो CH3COO, दिस इज द नेगेटिव आयन, ठीक है, और Na, दिस इज द पॉजिटिव आयन। तो आपकी ये सॉल्ट बनती है। यहां पर भी जो बाकी सब तो सेम रहेगा, 1 मोल ऑफ NaOH पहले वाले एसिड ग्रुप से रिएक्ट करेगा, तो यहां से ये जो है ये बन जाएगा Na, और ये जो H निकला वो यहां से H2O बन गया। यहां भी यही होगा, यहां से ये जो Na है ये इसका सॉल्ट बना देगा, और ये जो H है ये इसके साथ वाटर बना देगा, सो दिस इज H2O। और ये Na जो है ये इसके साथ सॉल्ट बना देगा, दिस Na इज प्लस द पॉजिटिव पार्ट, O इज COO इज द नेगेटिव पार्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5 कार्बन, C5, H कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, ठीक है। सो H4, और ऑक्सीजन कितने, 2 and 2 4, 4 ऑक्सीजन, O4, और Na भी है ना 2, तो एक ये है और एक ये Na, Na, ठीक है। इधर वापस कंफर्म कर लेते हैं, कार्बन थे 5 1 2 3 4 5, H इज 4 1, एंड दीज आर 3 4, ऑक्सीजन आर 2 and 2 4, एंड एक Na ये है और एक Na, तो Na 2 हो जाएगा ये, सही है। 2 Na है ना, एक ही भी Na आ रहा है, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा और साथ में आपका वाटर बनेगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। क्यों 2 मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट किया है ना, ठीक है, ओ, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्ट्स का, बट अगर आप ये फिगर आउट ना भी कर पाए तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में कोई मसला होता। क्यों, क्योंकि आपको इसका निकालना है, ठीक है, आपको इसमें से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आपको बोला हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सीएम क्यूब ऑफ 0.25 मोल पर डीएम क्यूब NaOH। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.25 मोल पर डीएम क्यूब, दैट रिएक्ट्स विथ 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी के मोल्स आपको दिए हुए हैं 0.1। अब मोल रेशो निकाल लो, आपके पास इसके मोल्स हैं तो आप NaOH के मोल निकाल सकते हो, राइट। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द मोल्स ऑफ NaOH। कैसे निकालेंगे, आप रेशो लगा दो, C5, जब कंपाउंड बी लिख देता हूँ मैं, ये कंपाउंड बी था ना, सो बी और NaOH इसका रेशो है, आपको पता है 1 मोल ऑफ कंपाउंड बी रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ NaOH। तो जब 0.1 मोल ऑफ कंपाउंड बी रिएक्ट करेगा तो फिर इसके कितने मोल्स बनेंगे, आप यहाँ पे x लिख दो, सॉल्व फॉर x, दिस इज द मोल्स ऑफ NaOH। तो ये कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0.1, 0.2 आएगा। 0.2। हाँ, तो 0.2, ये क्या है, ये है मोल्स ऑफ NaOH। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है, मोल्स आपके पास आ गए हैं, सो यू विल यूज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब एक बात का आपको ख्याल रखना है, यहाँ से जो आपके पास वॉल्यूम आएगा वो आएगा डीएम क्यूब में। वाई, बिकॉज यू यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन डीएम क्यूब, ठीक है। तो फिर उसको एंड में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर आपको लिखना है सीएम क्यूब में, ठीक है। सो मेक द वॉल्यूम सब्जेक्ट, सो मोल्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स आपके पास अभी आपने निकाल लिए 0.2, वॉल्यूम आपको सॉरी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.25, यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आता है 0.8, बाकी सबका 0.8 आ रहा है, ये डीएम क्यूब है। अब सीएम क्यूब में कैसे करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे ना, क्यों, बिकॉज जब आप डीएम क्यूब से सीएम क्यूब जाते हो और सीएम क्यूब से डीएम क्यूब, अब दोनों में देखते हैं क्या होता है। सीएम क्यूब में अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और आपको डीएम क्यूब में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे डिवाइड बाय 1000। डीएम क्यूब से जब सीएम क्यूब में जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000, ये डीएम क्यूब है, आपको सीएम क्यूब में जाना है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से वॉल्यूम कितना आएगा, 800 आई बिलीव, हाँ 800 सीएम क्यूब। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 800।